हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी नर्सिंग क्लासेज। तो आज का अपना टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर दैट आर फ्लेक्सिबल एंड एक्ट एज अ बैरियर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? एक लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का मींस क्या होता है? लिपिड मींस किससे बनी हुई है? फैट से बनी हुई है। बाय मींस डबल, यानी कि फैट की बनी हुई कितनी लेयर होती है? डबल लेयर है। दैट आर फ्लेक्सिबल, जो क्या है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि स्ट्रेचेबल है। अपनी जो साइज है और शेप है उसको क्या कर सकती है? इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती है। एंड एक्ट एज ए बैरियर, और ये किसकी तरह एक्ट करती है? एक बैरियर की तरह क्या करती है? फंक्शन करती है। बैरियर की तरह कैसे फंक्शन करती है? मान लो ये क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है इसके अंदर क्या बोलते हैं? उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और बाहर जो फ्लूइड है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? कुछ पार्टिकल्स है, कुछ गैसें जो डिसॉल्व होती है। तो इंट्रा से एक्स्ट्रा में कुछ पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे और एक्स्ट्रा से इंट्रा में क्या करेंगे? कुछ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे। तो उन दोनों के बीच में जो बैरियर का काम करती है वो कौन करती है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ को एक क्या करेगी? मूवमेंट करने देगी, लेकिन कुछ को मूवमेंट करने नहीं देगी। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक बैरियर, यानी बैरियर की तरह क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाइलेयर है जो फ्लेक्सिबल है और एक बैरियर की जैसे क्या करती है? यहाँ पे फंक्शन करती है। अब जो सेल है इसको अलग अलग मॉडल्स में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट मॉडल है वो है इसका फ्लूइड मोजेक मॉडल, जिसमें क्या बताया गया है कि जो सेल है वो एक सी के जैसे, यानी समुद्र के जैसे है। और उससे जैसे समुद्र में छोटे छोटे टापू होते हैं, आइसबर्ग होते हैं जो फ्लोटेड यानी तैरते रहते हैं, उसी प्रकार से सेल एक समुद्र के जैसे, इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स क्या होती है? तैरती रहती है, यानी इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो हमने देखा स्ट्रक्चर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर मतलब किसकी बनी हुई है? ये फैट की बनी हुई है। बाय मींस डबल है और लेयर मींस करते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फैट से बनी हुई कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं? तो इसकी स्ट्रक्चर 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। फर्स्ट अपना फॉस्फोलिपिड, सेकंड इज कोलेस्ट्रॉल और थर्ड क्या अपना ग्लाइकोलिपिड। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है वो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कितना परसेंट फॉर्मेशन करता है? तो 75% जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाया जाता है? अपना फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, तो ये जो मॉलिक्यूल है किन किन से मिलकर बनता है? तो फॉस्फोलिपिड बना हुआ है। तो ये पहला तो होता है इसका फॉस्फेट और ग्लिसरॉल प्लस लिपिड। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल है डोम सेल का, ये क्या है अपना? इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप और इसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल। इस फॉस्फेट ग्रुप से 2 फैटी एसिड क्या होते हैं? जो लिपिड है वो क्या है? लिपिड किससे मिलकर बनता है? फैटी एसिड से। तो एक फॉस्फेट से 2 फैटी एसिड क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड। तो फॉस्फोलिपिड जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 75% बनाता है, उसका फॉर्मेशन करता है फॉस्फेट ग्रुप और साथ में क्या होता है? 2 फैटी एसिड। तो इस प्रकार की क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो कंबाइंड होते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? वो फॉर्मेशन करते हैं। बाय लेयर है इसलिए एक लेयर एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ रहेगी और जो दूसरी लेयर है वो इंट्रासेलुलर की तरफ रहेगी। अभी हम इसको पूरे फ्री डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फेट ग्रुप राउंड होगा और नीचे जो क्या होगी? जो टेल है वो क्या होगी? इसकी फैटी एसिड। तो हेड का फॉर्मेशन तो कौन कर रहा है यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप। और जो टेल का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? यहाँ पे अपने फैटी एसिड। तो कुछ इस प्रकार की क्या होती है? इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। अपना नेक्स्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी किस किस से मिलकर बनता है? एक तो होता है अपना हाइड्रोक्सिल आयन प्लस दूसरा होती है अपनी स्टेरॉइड चेन। जो कोलेस्ट्रॉल है वो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20% फॉर्मेशन करता है, जो किस किस से मिलकर बनता है? अपने हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम OH माइनस के नाम से जानते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं। और दूसरा क्या होती है? अपनी स्टेरॉइड चेन होती है।
थर्ड जो मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 5% का फॉर्मेशन करता है वो क्या है अपना ग्लाइकोलिपिड। नाम से पता चला ग्लाइको और लिपिड। ग्लाइको मींस ग्लूकोज और लिपिड मींस फैटी एसिड। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन होता है अपना फॉस्फोलिपिड जो फॉस्फेट और लिपिड का बना होता है। कोलेस्ट्रॉल जो 20% का फॉर्मेशन करता है हाइड्रोक्सिल आयन और स्टेरॉइड चेन का बना होता है। थर्ड वन क्या अपना ग्लाइकोलिपिड है जो 5% फॉर्मेशन करता है जो ग्लूकोज और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है एम्फीथेलिक नेचर की होती है। एम्फीथेलिक नेचर का मतलब होता है कि जो इसका एक पार्ट है वो तो पोलर है और दूसरा क्या है नॉन पोलर है, जिसमें हमने 12th में पढ़ा हुआ ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कौन इसका पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो जो फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है फॉस्फेट ग्रुप है ये तो कौन सा है अपना पोलर रीजन है और जो फैटी एसिड है वो क्या है इसका नॉन पोलर रीजन है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट है वो तो क्या है अपना पोलर रीजन है और जो लिपिड है वो क्या है नॉन पोलर है। ठीक है, एम्फीथेलिक नेचर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल में जो हाइड्रोक्सिल है वो तो क्या है पोलर रीजन है और स्टेरॉइड चेन है वो क्या है अपना नॉन पोलर रीजन है। ये जो पोलर और जो नॉन पोलर रीजन है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी देखेंगे इसकी फंक्शन देखेंगे कैसे मॉलिक्यूल्स इसके मूवमेंट करते हैं तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पोलर है और जो फैटी एसिड है वो क्या है नॉन पोलर होता है। कोलेस्ट्रॉल है उसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो तो पोलर है और जो स्टेरॉइड चेन है वो क्या है नॉन पोलर है। थर्ड वन अपना ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड में जो ग्लूकोज है वो तो पोलर रीजन है और जो फैटी एसिड है वो क्या है नॉन पोलर रीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी कि सबसे ऊपर तो क्या होगा हेड होगा जो किसका बना रहता है अपने फॉस्फेट का और इसके नीचे एक फॉस्फेट ग्रुप से दो जो फैटी एसिड है वो अटैच रहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपनी फैटी एसिड। अब इसमें जो पोलर रीजन कौन अपना फॉस्फेट है और नॉन पोलर कौन अपना फैटी एसिड है। तो जो पोलर रीजन है जो फॉस्फेट ग्रुप वाला जो हेड है ये कैसा होता है हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक, जबकि जो फैटी एसिड है वो क्या है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है देखो। हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर और फिलिक मीन्स होता है लवेबल। यानी कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया वाटर से लव करने वाला, यानी कि जो वाटर है उसके साथ क्या कर सकते हैं बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फोबिया होना डर होना, यानी ये जो है वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। हिंदी में बोले तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी में घुलनशील होता है जबकि हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इस स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है लेकिन जो फैटी एसिड है वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना। अब इसमें स्ट्रक्चर में देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाई जाती है प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और सेकेंड अपनी पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या है ऐसी प्रोटीन जो पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोट्रूडेड रहती है। प्रोट्रूडेड का मतलब होता है आर पार क्या होती है धसी हुई रहती है। ठीक है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो बाहर वाला एनवायरनमेंट हो गया ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ये तो आउटर एनवायरनमेंट हो गया। इसके अंदर क्या है ये सेल है तो ये क्या हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन जो एक्स्ट्रा सेलुलर से लेकर इंट्रा सेलुलर तक प्रोट्रूडेड रहती है यानी कि धसी रहती है आर पार, ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट अपनी पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब होता है पेरिफेरल यानी कि चारों ओर, यानी कि जो ऐसी प्रोटीन जो या तो इस शेप की तरफ रहे या फिर आई शेप की तरफ रहती है ऐसी प्रोटीन क्या कहलाती है पेरिफेरल। वो पूरी पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर धसी हुई नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो ये तो अपना जो ऊपर वाला जो हेड है वो क्या हो गया अपना फॉस्फेट हो गया, तो फॉस्फेट की लाइन होगी और प्रत्येक जो फॉस्फेट है उससे दो क्या जुड़ी रहेंगी अपनी फैटी एसिड की टेल जुड़ी रहेगी। तो ये अपनी क्या हो गई लाइन हो गई। ये जो आर पार है ये जो क्या है अपनी इंटीग्रल प्रोटीन, तो ये हो गया अपना फॉस्फोलिपिड जिसमें हेड और दोनों के आगे फैटी एसिड की टेल है। ठीक है,
ये भी क्या है अपना फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो हमने पहले पढ़ा था कि जो लिपिड है वो क्या है, बाइलेयर है। बाइलेयर मतलब एक लेयर तो ये हो गई फॉस्फोलिपिड की और सेकंड लेयर ये हो गई। ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जो रेड रेड में नोट बनाए हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या रहता है अपना कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो ये क्या है अपना कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। थर्ड वन अपना क्या है ग्लाइकोलिपिड। ये ध्यान रखना जो ग्लाइकोलिपिड है वो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ ही रहता है, इंट्रा सेलुलर की तरफ नहीं होता है। तो ये जो है ये क्या है अपना ग्लाइकोलिपिड। इस ग्लाइकोलिपिड की वजह से लिपिड बाइलेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है लिपिड बाइलेयर है, यानी कि दो लेयर सेम टू सेम बनेंगे। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ रहता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक, यानी कि जो दोनों लेयर है वो एक दूसरे के जैसी है लेकिन एक दूसरे के तरह नहीं है, क्योंकि इधर ग्लाइकोलिपिड है जबकि इधर ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, यानी कि दोनों एक जैसी नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है जो पूरी पूरी इसमें दसी हुई है, ये कौन सी प्रोटीन हो गई अपनी इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन बाहर की तरफ देखो ये प्रोटीन है ये पूरी इसमें दसी हुई नहीं है, तो ये कौन सी हो गई अपनी पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन ये भी कौन सी हो गई अपनी पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ आउटर रहे, यानी कि ये अगर यहीं पे रह रही है, इसके अंदर भी दसी हुई है, बिल्कुल सरफेस पे है, ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो थोड़ा बहुत भी अंदर दसी हुई होती है ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल तो हो गई, पेरिफेरल जो पूरी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दसी हुई नहीं रहती है। पेरिफेरल हो गई ये दो टाइप की, अगर सरफेस पे सिचुएटेड है तो एक्सट्रिंसिक, और अगर थोड़ी सी अंदर की तरफ दसी हुई है तो वो कौन सी हो गई अपनी इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो ये वाला पोर्शन है पूरा हेड, ये कौन सा है अपना हेड है, वो पोलर रीजन होता है और वो कैसा होता है अपना हाइड्रोफिलिक। तो ये कौन सा है अपना हाइड्रोफिलिक पोर्शन। ठीक है, ये जो हेड है ये भी कौन सा हो गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो सकता है, वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर पोर्शन है, ये दोनों तो आउटर पोर्शन हो गए, जो बीच का जो पोर्शन है वो कैसा होता है अपना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि इसमें बीच में क्या है लिपिड है, यानी कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड कैसा होता है हाइड्रोफोबिक, जबकि दोनों तरफ क्या है अपने फॉस्फेट ग्रुप है जो कैसा है अपना हाइड्रोफिलिक है। अब मान लो कोई भी पार्टिकल्स है, मान लो हमने अपना जो सोल्यूट है वो कैसा है वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या हो सकता है पानी में घुल सकता है। तो देखते हैं इसके वो पूरा पूरा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हमने पहले बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी तरह एक्ट करती है, बैरियर की तरह। तो वाटर सोल्यूबल अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी मॉलिक्यूल है तो जैसे वो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन संपर्क में आएगा, यहाँ पे ईसीएफ में है वो भी हो, यहाँ से उसको कहाँ जाना है आईसीएफ में, यानी सेल के कहाँ जाना है अंदर जाना है। अब मॉलिक्यूल कैसा वाटर सोल्यूबल यानी कि वो क्या हो सकता है पानी में घुल सकता है। तो ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फोलिपिड वाला जो फॉस्फेट हेड है ये कैसा है अपना हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो वाटर सोल्यूबल है ये आसानी से क्या हो जाएगा इस फॉस्फेट को तो क्या कर जाएगा पार कर जाएगा। ठीक है, जैसे इस फॉस्फेट वाले हेड को पार करेगा और आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन में। इनर पोर्शन कैसा है अपना हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अंदर तो आएगा लेकिन यहीं से क्या हो जाएगा घूम जाएगा, इसको पार नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कोई भी वाटर सोल्यूबल है वो सीधा सीधा तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता, उसके लिए चैनल्स है, वो अलग अलग जो मैकेनिज्म है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो वाटर सोल्यूबल अगर कोई भी पार्टिकल्स है वो नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर सकता पार नहीं कर सकता है। ठीक है,
ये पार नहीं कर सकता, तो इसके लिए दूसरी मैकेनिज्म काम में लेंगे। अब दूसरा मान लो कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, मान लो लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर में नहीं होता लेकिन लिपिड में हो जाता है। तो लिपिड सोल्यूबल आएगा, कहाँ आएगा, सबसे पहले फॉस्फेट का। अब देखो ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक, यानी किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रो यानी वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। बताओ लिपिड से कोई मतलब है कि इसको, नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, वाटर से मतलब है। तो ये जो लिपिड है इस जो फॉस्फेट वाला हेड है इसको आसानी से क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा, नीचे क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रो यानी वाटर से क्या नहीं बनाता, बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन ये क्या वाटर है, क्या नहीं, ये तो कैसा है, लिपिड सोल्यूबल है। तो यहीं पे भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर वापस से फॉस्फेट आ गया, हाइड्रोफिलिक है, ये आसानी से क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोफिलिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखते हैं, ये हाइड्रो यानी कि वाटर से मतलब रखते हैं, और दूसरे अगर कोई कंटेंट है जैसे लिपिड सोल्यूबल है इससे कोई मतलब नहीं रखते। यही कारण है कि अधिकतर जो ड्रग्स होती है वो कैसी बनाई जाती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग बनाई जाती है। अगर फ्यूचर में अगर कोई फार्मासिस्ट बनता है या फिर कोई ड्रग बनाता है, साइंटिस्ट बनता है, तो ये ध्यान रखना कि ड्रग कैसी होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। अगर वाटर सोल्यूबल हुई तो वो आसानी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकती, क्योंकि इनका जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि चलो ये तो फॉस्फेट है, ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल को तो जाने देता है, यानी कैसा हाइड्रोफिलिक है। तो अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो फिर लिपिड को क्यों नहीं रोक रहा। तो मैं फिर वापस बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ किससे मतलब रखता है, हाइड्रो यानी वाटर कंटेंट से ही मतलब रखता है, लिपिड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर वाटर आ रहा है तो ये फॉस्फेट जाने देगा, लेकिन ये जाने नहीं देगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। लिपिड है, लिपिड पे ना तो ये फॉस्फेट ग्रुप इफेक्ट डालता है, ना ही फैटी एसिड इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालता है, इसलिए आसानी से क्या हो सकती है, पार कर सकते हैं। तो ड्रग हमेशा कैसे होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सके और थेरेपेटिक इफेक्ट दे सके। ठीक है, और नेक्स्ट मैकेनिज्म हम इसमें बात करेंगे, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म है, किस टाइप से करते हैं, कितनी एनर्जी लगती है, वो सारा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या देख लेते हैं, फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी जैसे एक्ट करती है, आयन चैनल की जैसे एक्ट करती है। चलो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है या जो गैसेज है वो आसानी से पार हो जाएगी, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स है जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, वो इसको क्या नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं, गेट्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या होते हैं, मूव डाउन करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह एक्ट करती है, आयन चैनल की तरह एक्ट करती है, जो मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर मूवमेंट कराने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। आयन चैनल्स है और जो चैनल मेडिएटेड चैनल जो भी है हम आगे इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैरियर एंड ट्रांसपोर्टर। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो चैनल्स के थ्रू नहीं जा सकते, उनको एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उनके साथ बाइंड होती है, उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर उसको दूसरी तरफ ले जाने का काम करती है, तो उसके साथ जुड़ जाती है। कोई मॉलिक्यूल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी एक प्रोटीन उसके साथ बाइंड होगी और उस प्रोटीन के थ्रू ही वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, कैरियर और ट्रांसपोर्टर का काम भी करती है। नेक्स्ट है रिसेप्टर। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम इसके साथ आके लिंक होंगे, कौन सी ड्रग इसके साथ आके लिंक होगी, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, विशेष प्रकार के स्पेशल क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो उस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल्स इससे अटैच होते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जो नॉन स्टेरॉइड जो ड्रग्स होती है उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और जो स्टेरॉइड ड्रग होती है उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं न्यूक्लियस पे। तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेशलिस्ट क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करती है, फंक्शन करती है। तो ये जो क्या करती है, रिसेप्टर का भी फंक्शन करती है और एक थेरेपेटिक इफेक्ट देने में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट है सेल आइडेंटिटी मार्कर। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक जैसे रिसेप्टर पाए जाएंगे, अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अलग अलग रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इन अलग अलग रिसेप्टर्स की वजह से, इन स्पेशल रिसेप्टर की वजह से हर एक सेल की क्या होती है, अलग आइडेंटिटी बन जाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं सेल आइडेंटिटी मार्कर का भी क्या करती है, फंक्शन करती है। तो ये था अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे मैकेनिज्म की, पूरी फिजियोलॉजी की, पूरे फंक्शन की,
कि कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल में आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं, किस प्रकार से ये फंक्शन करती है।